मोहतरम हाजरीन नाजरीन तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाए उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एमए फाइनल के पेपर 6 तनकीद व तहकीक में जो सवालात यूनिट वाइज पूछे जा सकते हैं वो आज आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। यूनिट सेकंड या बी के तहत एक अहम सवाल पूछा जाता है कि शोराए उर्दू के तज़करों में तनकीदी अनासिर की निशानदही कीजिए। जो पीडीएफ मैंने इसका तैयार किया है उसको पढ़ के भी सुना रहा हूँ, बीच बीच में वजाहत भी करता चलूँगा। जवाब इसका इस तरह है कि तज़करा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी माना ज़िक्र, दस्तावेज़ और सर्टिफिकेट वगैरह के होते हैं, लेकिन इस्तिलाह अदब में या अदब की इस्तिलाह में तज़करा उस किताब को कहा जाता है जिसमें शौरा के हालात दर्ज हों। उर्दू के अक्सर नाक़िदीन ने तज़करे को 3 अहम अज्जा पर मुश्तमिल होना लाजमी करार दिया है, जो इस तरह है। शौराए किराम के मुख्तसरन या ज़िमनी हालात पर रोशनी डालना। दूसरा है कलाम पर रायज़नी, और तीसरा जुज़ इंतखाबे कलाम या नमूनाए कलाम। तज़करों में शौरा के हालात इस कदर मुख्तसर होते हैं कि उनकी असल सवानह मालूम नहीं होती, सिर्फ ज़िमनी इशारात मौजूद होते हैं। दूसरे ये कि कलाम पर राय ज़नी करते वक्त भी तज़करा निगार इख्तिसार को मलहूज रखते हुए सिर्फ अपनी पसंद के मुताबिक मुताल्लिक़ा शायरों के कलाम पर नपे तुले अल्फाज में राय पेश करते हैं, जिससे शायरों का असल मकाम व मर्तबा वाज़ेह नहीं होता। इसलिए तज़करा निगारों की राय या उनकी राय ज़नी को बाज़ नक़्क़ादों ने काबिले एतबार नहीं समझा। दूसरे ये कि राय ज़नी में भी बाज़ औक़ात जानिबदारी का पहलू गालिब आ जाता है। इसलिए तज़करों की तनक़ीद को सेहत मंदी की अलामत नहीं कहा जा सकता। इंतखाबे कलाम में भी तज़करा निगार इख्तिसार और जानिबदारी से काम लेते हैं। अपने हम ख़यालों की तारीफ़ और मुखालिफिन वग़ैरह की तनक़ीस को वो अपना शेवा बना लेते हैं, लेकिन इसके बावस्फ़ उर्दू की इब्तदाई तनक़ीद के नमूने इन तज़करों में मिल जाते हैं, जो हमें मंजिल तक तो नहीं पहुँचाते, लेकिन मंजिल तक पहुँचाने वाली राहों से रूशनास ज़रूर करा देते हैं। अदबी तवारीख़ की शीराज़ा बंदी हो कि तहक़ीक़ के इब्तदाई नक़ूश हज़ारहा कमज़ोरियों, फ़रोगुज़ाश्तों और तसामेहात के बावस्फ़ हमें इन तज़करों से रुजू करना ही पड़ता है। कहने का मकसद ये है कि तज़करा अगरचे या तज़करे बहुत सी खामियों से लदे होते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि जब हम चाहे अदबी तारीख़ हो, अदबी तनक़ीद हो या अदबी तवारीख़ हो, नक्शे अव्वल तलाश करते हैं तो तज़करों के अलावा ऐसा कोई ज़रिया हमें मौसूल नहीं होता जिसके पेशे नज़र हम कोई सेहतमंदाना राय कायम कर सकें। मजबूरन हमें शौराए उर्दू के उन्हीं तज़करों से रुजू
کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کیا تذکرہ صرف شاعروں تک محدود ہے؟ بالکل نہیں، لیکن ابتداً جو تذکرے اردو میں ترتیب دیے گئے وہ شعرائے اردو سے متعلق تھے، لیکن جب محمد یحییٰ تنہا کا زمانہ آیا تو انہوں نے سیر المصنفین کے نام سے ایک تذکرہ لکھا جو مصنفین یعنی نثر نگاروں سے متعلق تھا، اور علاوہ ازیں جب ادبی تواریخ کا دور شروع ہوا تو مانا کہ بیشتر مصنفین نے محض شاعری اور شاعروں تک خود کو محدود رکھا، لیکن بعض ایسے مصنفین یا مورخین ہمارے سامنے آتے ہیں جیسے رام بابو سکسینہ اور بعض دیگر حضرات، جنہوں نے اپنے تذکروں میں یا اپنی تواریخ میں نثر اور نظم یعنی شاعر اور مصنفین کو یکساں طور پر جگہ بخشی، اس لیے وہ روایت دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا آپ آج کا لکھا ہوا تذکرہ بھی ہمارے سامنے پیش کر دیں، حالانکہ آج تذکرہ نگاری کا نہیں بلکہ تاریخ نگاری کا دور ہے، لیکن پھر بھی لوگ تذکرے لکھ رہے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ان تذکروں پر اب تاریخ نگاری کے اصول، نظریات، نقوش نظر آتے ہیں۔ تذکرہ اپنی اہمیت کو اور بڑھا سکتا تھا، لیکن کیا کہا جائے، اس زمانے کی روایت ہی ایسی تھی، کیونکہ کسی بھی زمانے کا ادب، کسی بھی زمانے کا لٹریچر اپنے گرد و نواح یا یہ کہیے قرب و جوار سے بے کم و کاست متاثر ہوتا ہے، اور یہ اس کی عصری ضروریات کے پیش نظر منظر عام پہ آتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صاحب نظر ہوتے ہیں اور وہ اپنے تذکروں کو آج بھی اس انداز، اس نہج، اس طرز پر ترتیب و تدوین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آج کی ضرورت کے مطابق اپ ڈیٹڈ ہو۔ لہذا تذکرے کی اہمیت سے کسی طرح سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ شعرائے اردو کے تذکرے ہماری ادبی تنقید، ہماری ادبی تحقیق، ادبی تاریخ کے نقش اول قرار دیے جاتے ہیں۔